मैं वर्षा ठाकुर, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बयाना। आज हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक या फिर प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारक कह सकते हैं। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों का इतिहास आपके सामने दो पुस्तकें हैं। BL फड़िया, डॉक्टर कुलदीप फड़िया, ये पुस्तक है, इसे आप ले सकते हैं अपने 3rd ईयर के लिए। दूसरी पुस्तक है डॉक्टर प्रभुदत्त शर्मा, डॉक्टर PD शर्मा की, इसे भी आप ले सकते हैं। इन दोनों में से जो भी आपको सही लगे, आप दोनों में से कोई भी बुक ले सकते हैं। दोनों ही बुक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं, प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारक या पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों का इतिहास। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक चिंतन क्या है। राज्य संबंधी मौलिक प्रश्नों पर विचार विमर्श और मीमांसा करना ही राजनीतिक चिंतन है। राजनीतिक चिंतन वह चिंतन है जिसका संबंध राज्य के आकार से, राज्य के स्वभाव से, राज्य के लक्ष्य से है। राजनीतिक चिंतन का उद्देश्य होता है राज्य के अस्तित्व, राज्य की स्थिरता और नित्यता के लिए विवरण प्रस्तुत करना तथा राज्य क्या है, राज्य की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए, राज्य का कार्यक्षेत्र क्या है और कोई राज्य की आज्ञा का उल्लंघन कब कर सकता है तथा राज्य के बिना अपूर्ण मानव की शक्ति क्या रह जाती है। इन प्रश्नों का उत्तर राजनीतिक चिंतन के माध्यम से ही दिया जा सकता है। समकालीन विश्व में जो भी समस्याएं हैं, मान्यताएं हैं, विचार हैं, संकल्पनाएं हैं, उनके आधार पर हम अपनी राजनीतिक संस्थाओं और सार्वजनिक नीतियों का निर्माण करते हैं और उनमें से अधिकांश नीतियां पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की देन हैं। हमारी राजनीतिक सूझबूझ में जो प्रखरता लाने के लिए कार्य किया जाता है, जिनसे हमारी राजनीतिक सूझबूझ परिपक्व होती है, प्रखर होती है, उसके लिए पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन को समझना जरूरी है। तो इसी कड़ी में हम पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का जो अध्ययन करेंगे, इनमें हम प्रथम विचारक के रूप में हम प्लेटो को पढ़ेंगे। प्लेटो के बारे में हम प्लेटो के बारे में यूरोप के महान दार्शनिक थे। कहाँ के थे? यूरोप। इसे एथेंस के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात यह है कि राजनीतिक चिंतन की उत्पत्ति का जो श्रेय है या राजनीतिक चिंतन का जनक का जो श्रेय जाता है वो यूनान को दिया जाता है कि राजनीतिक चिंतन का जो जन्म हुआ है वो कहाँ से हुआ है? यूनान से हुआ है। तो राजनीतिक चिंतन का जो जन्म या जनक जो यूनान को कहा जाता है, उसके पीछे कारण ये है कि यूनान से ही राजनीतिक चिंतन को क्रमबद्धता मिली, श्रृंखलाबद्ध रूप मिला और यूनान से ही जो राजनीतिक समस्याएं थीं, राजनीतिक संबंध थे, उनकी विचार विमर्श की जो धारा थी वो यूनान से ही बही। इसके बाद हम अपने टॉपिक पर आते हैं और आपका जो टॉपिक है, इसमें पहला जो नाम है विचारकों में वो है प्लेटो। क्या नाम है? प्लेटो। तो प्लेटो के जीवन परिचय के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पहले थोड़ा प्लेटो का जन्म 427 ईस्वी में एथेंस में हुआ था। एक कुलीन परिवार में जन्म हुआ प्लेटो का। यूरोप के एक महान दार्शनिक थे। उनका मूल नाम था अरिस्तोक्लीस था। उनके गुरु का नाम सुकरात था। लेकिन एथेंस की या यूरोप की जो जनतंत्रीय सरकार थी या लोकतांत्रिक सरकार थी, उसने उनके शिक्षक सुकरात की हत्या कर दी। इससे प्लेटो प्रजातंत्र और सक्रिय राजनीति का परित्याग कर दर्शन की ओर आकर्षित हुए। प्लेटो ने 386 ईस्वी में एथेंस में एक सुप्रसिद्ध अकादमी स्थापित की, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है। प्लेटो ने सिसिली के राजा दियोनासिस प्रथम को दार्शनिक शासक बनाने का प्रयास किया, किंतु वह असफल रहा। प्लेटो को दार्शनिकों का राजा और राजाओं का दार्शनिक बनाने वाला कहा जाता है। प्लेटो के कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं
प्लेटो ने काफ़ी सारे ग्रंथ लिखे, 36-28 ग्रंथों का उनका उल्लेख मिलता है। तो प्लेटो के जो सभी ग्रंथ हैं वो संवाद शैली में हैं, यानी कि वार्तालाप शैली में हैं, बातचीत वाली शैली में हैं। प्लेटो की प्रमुख रचनाओं में द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज, अपोलॉजी, मीनो, क्रीटो आदि हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण जो 3 जो रचनाएं हैं प्लेटो की, उनमें जो आपको याद करनी है, जिनका नाम बार बार आएगा, रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज। रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज। प्लेटो के संवाद जो प्लेटो के जो भी ग्रंथ हैं वो संवाद शैली में लिखे गए हैं, यानी बातचीत वार्तालाप की शैली में लिखे गए हैं। तो उसका जो प्रमुख पात्र है या वार्ताकार है या अधिवक्ता है वो सुकरात है। और जो सुकरात के माध्यम से प्लेटो ने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। दूसरी बात कि प्लेटो ने जो पद्धति अपनाई है अपने विचारों की, वो निगमनात्मक पद्धति अपनाई है, जिसमें सामान्य से विशेष को अपनाया है। सामान्य से विशेष का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर पहले साध्य यानी लक्ष्य पर फोकस किया गया है, और फिर उस लक्ष्य को किस तरीके से प्राप्त करना है उसके लिए फिर साधन बताए गए हैं। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे हमने इसमें कहा है कि सामान्य से विशेष की ओर, तो एक सामान्य कथन है कि मनुष्य मरणशील है। मनुष्य मरणशील है, एक सामान्य कथन है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम कहें कि राम भी मरणशील है, लक्ष्मण भी मरणशील है, सुरेश भी मरणशील है, गीता भी मरणशील है, तो इन सब के माध्यम से हमने ये निष्कर्ष तो हमने पहले ही निकाल लिया था कि मनुष्य मरणशील है, और अपने निष्कर्ष को सही साबित हमने इन विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से किया कि राम मरणशील है, सुरेश मरणशील है, गीता मरणशील है, लक्ष्मण मरणशील है, तो अतः मनुष्य मरणशील है। तो इस तरीके से प्लेटो ने निगमनात्मक पद्धति अपनाई। इसको हम आगे पढ़ेंगे। जैसे प्लेटो ने अपना एक लक्ष्य बताया, आदर्श राज्य, और आदर्श राज्य की प्राप्ति के लिए प्लेटो ने न्याय सिद्धांत दिया, शिक्षा सिद्धांत दिया, साम्यवाद का सिद्धांत दिया, और अपने आदर्श लक्ष्य की जो उसका प्लेटो का एक लक्ष्य था, एक गोल था, एक स्वप्न कह सकते हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्लेटो ने ये विभिन्न सारे साधन बताए। तो इस तरीके से प्लेटो ने निगमनात्मक पद्धति को अपनाया। ये प्लेटो के बारे में एक सामान्य परिचय है। अब हम प्लेटो के जो भी सिद्धांत हैं, जैसे प्लेटो का महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है न्याय सिद्धांत, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे शिक्षा सिद्धांत। न्याय सिद्धांत के माध्यम से ही आपको प्लेटो के बारे में, या प्लेटो का जो ग्रंथ है रिपब्लिक, उसके जो मूल विषय वस्तु है वो न्याय सिद्धांत है, उसको आप समझ सकेंगे। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्लेटो के जो सिद्धांत हैं, आदर्श राज्य संबंधी, न्याय सिद्धांत संबंधी, शिक्षा संबंधी, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।